अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। पीर से जुमेरात आपके लिए लेके आते हैं नया प्रोग्राम नए मौजू के साथ। अगर आपके किसी ज़मीन पे आबाई ज़मीन पे किसी ने कब्ज़ा कर लिया है या आप किसी की बेमाना तशद्दुद का शिकार हुए हैं, तो आज के दो ऐसे वाक़यात हैं जो इस प्रोग्राम में हैं और आपको उनसे अपनी शायद मुमासलत मिले, आपको लगे कि वो शायद आपके घर की कहानी है, क्योंकि अब इतनी फरावानी से ये वाक़यात हो रहे हैं कि इंसान को समझ भी नहीं आती कि किसके आगे जाए, किससे मदद मांगे और किससे करे। लेकिन दुख की बात यह है कि पिछले सिर्फ कुछ घंटे के अंदर, कुछ का मतलब 48 घंटे के अंदर कराची के अंदर, यानी 72 घंटे के अंदर कराची शहर के अंदर 107 अफराद जो है, बेगुनाह अफराद जो हैं वो कत्ल हो चुके हैं। 8 महीने इस साल के ख़त्म नहीं अभी हुए हैं। इन 8 महीनों में 1000 से ज़्यादा अफराद जो हैं कराची के अंदर बेमाना तशद्दुद का निशाना बन चुके हैं। कराची में ना ख़त्म होने वाली ये वारदात जो हैं, ये इनके पीछे हर आदमी कहता है कि किसी लैंड माफिया का हाथ है, बटा माफिया का हाथ है, और ये सियासी अफाम व तफहीम से इस मसले का हल होना है। और जब कहा जाता है कि सियासी अफाम व तफहीम से या डायलॉग से हल होना है, तो सिर्फ एक ख्याल दिल में आता है या दिमाग में आता है कि क्या सियासी जमातें इस कत्लेआम के पीछे हैं? क्या सियासी जमातें बत्ताखोरी के पीछे हैं? क्या सियासी जमातें उन मुजरमों की पुष्पनाई कर रही हैं जिन्होंने खून की होली खेली और पूरे शहर को, क्या पूरे खत्ते को रंग दिया इस बेगुनाह खून से? आपको मैं चंद लोगों के लेटेस्ट स्टेटमेंट्स बताता रहूं कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि अगर हमने एक्शन ना लिया तो कोई और आके एक्शन लेगा। इसका मतलब है कि उनको अब डर पड़ना शुरू हो गया कि उनकी हुकूमत जा सकती है और कोई और आ सकता है। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो साबिक वज़ीर दाखिला हैं, उनकी सिंध काबीना के इजलास में बड़ी लड़ाई हुई मौजूदा वज़ीर दाखिला से वहाँ पे, और उन्होंने कहा ख़ास तौर पे रहमान मलिक के ऊपर उन्होंने बड़ी तनकीद की और उन्होंने कहा कि वफाक जो है सिंध की अंदरूनी मामलात में आके मुदाखलत ख़त्म कर दे और ये दूसरी पार्टी की तरफदारियाँ करनी छोड़ दे। आज अफ्तारी से थोड़ी देर पहले MKM के रहनुमा फारूक सत्तार साहब ने भी एक भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और उन्होंने कहा कि पीपल्स अमन कमेटी के अरकान ने ताजरों को भत्ते की पर्चियाँ दी। वेरी सीरियस स्टेटमेंट। और जराइम पेशा अफराद को बाज़ वज़रा की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है। और आसमा जहांगीर किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, उनका ये कहना है सुप्रीम कोर्ट, यानी उन्होंने कहा है कि सबको पता है कि अमन कमेटी पीपल्स पार्टी की भत्ता कमेटी है और उन्होंने कहा बजट में भत्ती माफिया के लिए रकम मुख्तस कर देनी चाहिए ताकि आवाम को सुकून मिल सके। आवाम जानते हैं कि कराची के हालात को कौन ख़राब कर रहा है। मेरे आज मेहमान तो काफ़ी हैं, यहाँ पे 4-5 लोग हैं, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ एक का तारुफ कराऊंगा। इंतहाई अहम शख्स है, पंजाब के वज़ीर दाखिला हैं, वज़ीर कानून हैं और सूबाई वज़ीर कानून है, राना सनाउल्लाह हमारे दरमियान बैठे हैं। आज का प्रोग्राम असल में जाना तो डिफरेंट जगह पे है, लेकिन मैंने पहले इनसे पूछना है क्योंकि आप वज़ीर कानून भी हैं, ये सारे बयानात आपको मैंने छोटे छोटे करके सुनाए। बॉटम लाइन ये है राना साहब कि जिन लोगों से आपका ताल्लुक है, मैं कह रहा हूँ सियासतदान, ये एक साबित हो चुका है कि यहाँ पे मुजरमों की पुष्पनाई सियासतदान कर रहे हैं। अब इससे गरज नहीं है कि वो A पार्टी का, B का, C का, D का, लेकिन है और उनको आप और हम सारे जो है उनके नाम नहीं ले रहे और डर रहे हैं, या कोई अपनी मसलहत है कि हम नाम नहीं ले रहे। कितनी देर तक इस मुल्क में खून की ये होली खेली जाएगी ताकि आप लोगों की सियासी जो अज़ाइम है वो पूरे हो जाए? मेरा ख्याल है कि कराची में जब तक जो कराची की इंतज़ामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जब तक वो एक न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे जो है वहाँ पे काम नहीं करती, तो उस वक्त तक ये हालात जो हैं ये कंट्रोल नहीं हो सकते। उसकी वजह ये है कि अगर आप दोनों साइड से, एक तरफ से आप जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के सारे बयानात ले लें और दूसरी तरफ से MQM के बयानात ले लें, साथ आप जो शाही सैयद साहब हैं उनको ले लें, तो अगर इन तीनों यानी लोगों के बयानात को आप देखें और उसमें अगर यानी 50% भी सच है, तो लगता ये है कि तीनों जगहों पे जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो ख़राबी और बुराई पाई जाती है। अब अगर एक साइड के हाथ में आप देंगे, वो शायद अपनी बुराई को जो है वो आगे ना लाए और दूसरे पे ऊपर जो है वो ज़्यादा जो है वो चढ़ाई करे। इसलिए मैं समझता हूँ कि वहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को आइन में बाकायदा ये चीज़ दर्ज है कि जब ऐसे हालात पैदा हों और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपनी मदद के लिए फ़ौज को बुलाए, तो फ़ौज जो है वो आइन के तहत जो है
अपना रोल वहाँ पे जाके अदा कर सकती है एज न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की। तो मैं समझता हूँ कि वो आइन में आखिर लेजिस्लेटर्स ने जब ये चीज़ रखी है तो आखिर उसका कोई मकसद है ना, उसकी कोई वजह है। तो अगर अब भी जो है वो वजह जो है वो फुलफ़िल नहीं हो रही तो फिर और कौन से हालात होंगे जिस वक्त जो है वो ये चीज़ जो है वो सामने आएगी। मैं समझता हूँ कि इसमें जो है ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जिस तरह से उन्होंने सवात के मामले पे किया था, उन्हें तमाम पार्टीज़ को जो है वो बुलाना चाहिए और कराची के मामले के ऊपर जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पार्लियामेंट के अंदर भी हैं और जो अंदर नहीं भी हैं लेकिन उनकी मुल्क के अंदर एक उनकी अहमियत है, उनको उनके साथ बैठे ये बड़ी अच्छी एक कंसेंसस पैदा करें और उसके बाद जो है नहीं होगा। मैं आपको वजह बता देता हूँ, तो फिर अगर नहीं होगा तो फिर ये कंट्रोल, तो फिर मैं आपको वजह बता देता हूँ क्यों नहीं होगा। नबील कबूल साहब तो पीपल्स पार्टी के हैं, ठीक है, स्टेट मिनिस्टर रहे हैं। उन्होंने कहा है, उनकी एक स्टेटमेंट है कुछ दिन पहले की, कि मैं दर्जनों जराइम पेशा अफराद को लियारी में जानता हूं और मैं उनकी 2000 उन्होंने कहा मैं उनके नाम बता सकता हूं जो यहाँ पे कातिल हैं, जराइम में मुलविस हैं। आपको नबील कबूल को सामने लाके या वो नाम पूछ के उनकी तफ्तीश करने से कौन रोक रहा है? फॉरगेट अबाउट ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। तफ्तीश कौन करेगा? पुलिस करेगी। वफाकी हुकूमत नहीं, वफाकी हुकूमत किसके जरिए करेगी? पुलिस के जरिए। तो पुलिस में तो जो है वो यानी जो स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की स्टेटमेंट है, वो कोई बता रहे हैं कोई 1000 के करीब आदमी जो है वो MQM का, उन्होंने जो है वो कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब गए थे वहाँ पे जब, तो 650 आदमी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो सारे किसी न किसी केस में मतलूब हैं, तो उनके अपॉइंटमेंट्स ऑर्डर वो उनको देखे हैं। यानी पुलिस जो है, पुलिस में तो सभी वो लोग हैं जिनका किसी न किसी जो है वो ग्रुप से तल्लक है और यही वजह है कि पाकिस्तान टुडे का तो ये भी कहना है कि पुलिस में कट्टर जराइम पेशा अफराद शामिल हैं जो भर्ती किए गए 2 साल। तो फिर अगर पुलिस का ये हाल है तो फिर बताएं आप मुल्क में और फिर कौन सी फोर्स है? नहीं तो फिर APC जिसके लिए आपने लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको इंश्योर करना। तो मैं वही कह रहा हूँ, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का क्या फायदा? नहीं देखें, अब यानी एक इतना बड़ा स्टेप जो है वो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर कौमी सतह के ऊपर कंसेंसस होना चाहिए। अगर सवात में पेनफुल सवाल पूछूं? हाँ जी भाई, पेनफुल सवाल, कितने लोग मरने चाहिए कि सबको एहसास होगा कि ये कौमी मसला है, अब इस पे हम मिल जाते हैं? मेरा ख्याल है कि अगर कितने लोगों की बात की जाए तो मैं समझ इससे बड़ी सफाकी कोई हो नहीं सकती। मैं समझता हूँ कि कराची के जो हालात जिस नहज पे पहुँच चुके हैं, अब पूरी कौम को इसके ऊपर अलर्ट होना चाहिए, पूरी लीडरशिप को जो है इसके ऊपर सर जोड़ के बैठना चाहिए और ये काम जो है ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ने इसमें लीड लेनी है और इसके अलावा इसका और कोई हल नहीं है। बाकी अब जहाँ तक कह रहे हैं कि कितने आदमी बनने चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि ये तो मैं समझता हूँ जिन लोगों के प्यारे जो है वो खबरें पता है हलाक हुए हैं उनके साथ मैं समझता हूँ कि खबरें हम पता है किस तरह देते हैं। मैं दुनिया टीवी की बात कर रहा हूँ, मैं औरों को मैंने क्या कहना, हम भी है ना, हम भी इसी मुआशरे के हिस्से हैं। हम खबर अब ये देते हैं कि रात 12 बजे से अभी तक कितने लोग मर गए। यानी अब हम महीनों तक खत्म हो गई ये बात, हफ्तों तक खत्म हो गई है, दिनों में नहीं हम बता रहे, हम घंटों में बता रहे हैं और तादाद जो है वो सैकड़ों में है। और फिर जिस तरह से आप यानी मीडिया ने, मैं इस बात की जो है वो उसको अपोज नहीं करता या मैं ये नहीं कहता कि ऐसा क्यों है, मीडिया को जो हो रहा है दिखाना चाहिए, मीडिया को पूरी कौम को जो है वो बिल्कुल एक आईने की मानत जो है वो हर चीज़ सामने रखनी चाहिए। लेकिन जिस तरह के यानी लोगों के बैन और जिस तरह का यानी जो है वो यानी कर्ब उन लोगों का, उन घरों का जहाँ पे जिनके प्यारे शहीद हुए हैं, हलाक हुए हैं, वो मीडिया दिखा रहा है। मैं समझता हूँ पूरी कौम पागल हो जाए। दुख की बात यह है कि ऐसे बहुत से खानदान जहाँ पे शायद वो बेचारों ने ईद की शॉपिंग की और ईद के कपड़े पहनने हो, वो कफन पहन के लेट चुके हैं। ये ईद हम कैसे गुजारेंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है कि ये ईद बड़ी मुश्किल होगी और पूरे मुल्क के लिए, और बड़ा अल्लाह ताला से इस पर ना सिर्फ दुआएं मांगनी पड़ेंगी बल्कि शायद माफ़िया मांगनी पड़े। मेरा ख्याल है अब हम उस स्टेज पे पहुंच गए जहां हम सिर्फ अपने कामों की माफ़िया मांग सकते हैं। गुनाह तो हमने पता नहीं, हमें कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया कि गुनाह क्या होता है, वो क्या होता है। लेकिन जब ब्रेक से आएंगे तो 2 लोगों की ज़रूर बात करेंगे कि एक यहाँ पे होते हुए अपनों को जो बेघर कर देते हैं और फिर उन पर मुकदमेबाजियाँ भी शुरू हो जाती हैं। एक पैसा या एक बेगे ज़मीन, उसकी कितनी वैल्यू है, उसको कितनी देर आप उसको क्या कब्र में अपने साथ लेके जाना है। दूसरा, जब आप अपना असर रसूख इस्तेमाल करके किसी को बेगुनाह मार पीट का शिकार बना देते हैं
तो उससे क्या फॉल आउट होती है। इन दोनों के ऊपर मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक जिक्र करना है कि पिछले 4 दिन से मेरी पूरी टीम और मैं आमिर लियाकत हुसैन साहब को उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ARY के एंकर हैं, बड़े मशहूर एंकर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कि वो आएँ और इस प्रोग्राम में जो इनके ऊपर सवालात उठाए गए थे उनके तफसीलन जवाब दें। और आमिर साहब अब आप ऐसा करिएगा कि प्लीज़ फ़ोन करके राब्ते करके अंदर से तीसरे लोगों को डाल के सुलह सफाई छोड़ दें। आप कॉलम कुछ लिखते हैं, TV पे कुछ कहते हैं, पीछे से आप फ़ोन कर लेते हैं, सामने आके बैठते हैं, सामने दो टोक बात करते हैं। आप बिज़ी होंगे सैर अफ्तार की ट्रांसमिशन में। ईद के 1 हफ्ते के बाद तक आपका मैं वेट करूँगा। आप आ जाएँ, उन सवालों के जवाब दे दें, वरना फिर मैं प्रोग्राम भी कर लूँगा। एक ब्रेक के बाद जब आएंगे तो भट्टा माफिया, कब्जा माफिया, इनके ऊपर भी बात करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले आप राना सनाउल्लाह की बातें सुन रहे थे। वज़ीर कानून है पंजाब के। मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं यहाँ पे मलिक उमर असलम साहब, फॉर्मर MNA भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है, और हसन मलिक इनके भाई हैं, डायरेक्टर हैं अपनी एक प्राइवेट फर्म के, इनका भी इनके साथ ही ताल्लुक है। और फिर मेरे साथ हैं यहाँ पे मोहम्मद सुहेल जावेद। मोहम्मद सुहेल जावेद एक हमारी तरह आम शहरी हैं, और इनके साथ जो जुल्म हुआ उसका भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन इन अ नटशेल राना सनाउल्लाह साहब, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक माइन है, कोल माइन है, उसके ऊपर यानी एक ही खानदान के 2-3 अफराद हिस्सेदार भी हैं। किसी का माइनर हिस्सा है, किसी का मेजर हिस्सा है, जिस तरह बरादरियों में होता है, खानदानों में होता है। अब क्योंकि आप आज वजीर रहे हुए हैं और आप ताल्लुकात वाले हैं, और कल को आप वजीर ना भी हो तब भी हाथी मोया भी 1.25 लाख दा, और ताडे वर्गा ते 2.25 लाख दा, ते अपना तुसी ते माशाल्लाह बड़े बड़े हाथी हो। अब 2.25 लाख का वो हाथी जो है वो रिटायर होके, यानी फौज से रिटायर हुए एज मेजर जनरल, सलीमुल्लाह उनका नाम है, सलीम खान साहब। उन्होंने रिटायर होके अपने घर वालों को ही, अपने खानदान वालों को जबरदस्ती उनको ठुड्डे शुड्डे मार के उनकी जायदादों पे, जमीनों पे कब्जे शुरू कर दिए। पुलिस अफसरान का जो हमने बयान लिया मौके पे, जो वहाँ के SHO हैं, वो कहते हैं कि जी, और दिस इज इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल चुए सैदन शान के, वो कहते हैं कि जी 16 मई 2011 को मेजर जनरल सलीम खान ने वलायत इंडस्ट्री के दफ्तर और कोयले की कानों पे कब्जा कर लिया। मुझे उस वक्त मालूम हुआ जब चौकीदार मोहम्मद खलील ने 17 मई 2011 को दरखास्त जमा कराई। अच्छा, ये रिटायर्ड अफसर है ये, और इनका धौंस ये है कि मेरे साथ पता नहीं कौन कौन है, लेकिन वैसे है कोई नहीं, क्योंकि बज़ाहिर ये खानदानी मसला था और जिसके ऊपर उन्होंने जोर है। मुझे इस केस का अच्छा, पटवारी क्या कहता है? पटवारी कहता है रिकॉर्ड से मालूम होता है जिस जगह पे विलायत इंडस्ट्रीज के दफ्तर हैं वो जगह मलिक नईम खान, हसन मलिक और मोहम्मद अली सावल की मिल्कियत है। दूसरे साहब जो इनके मुखालिफ पार्टी है, अब उन्होंने क्या किया, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में एक दरखास्त जमा कराई। उन्होंने कहा जी मेरे खिलाफ ये हो गया, ये मैं इसका ओनर हूँ। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने उनकी दरखास्त को निपटाते हुए उनके खिलाफ फैसला दे दिया, और उन्होंने पूरी खानदान के मुख्तलिफ अफराद की एक शेयर होल्डिंग जो है वो तो दे दी, जिसमें वो एक बराए नाम उनकी एक हैसियत है। आप इस केस से वाकिफ भी हैं, आपकी पार्टी के लोग हैं, आपकी पार्टी के MNA हैं, वजीर आला। वैसे तो हम जैसे हर गरीब आदमी को इंसाफ दिलवाते हैं, अपनी पार्टी के लोगों को भी इंसाफ दिलवा दें। नहीं, इनके लिए भी मेरा ख्याल है कि इस बात को ये एंडोर्स करेंगे कि ये मामला जब इनका हुआ इस तरह से, क्योंकि ये बिल्कुल आपस में बहुत ही करीबी अजीज़ हैं। मलिक नईम साहब एक अभी मेरे और आपसे ज्यादा करीबी तो नहीं है ना, जितना आप मेरे भाई हैं उससे ज्यादा तो नहीं है ना, लेकिन अब इंसाफ में भी तो तकाजे पूरे करने हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, और जो बातें मैं कर रहा हूँ इसके बाद तो PMLN के काफी लोग आपसे तकाजे करेंगे। हाँ, इसमें यह है कि मलिक नईम साहब जो कि फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी हैं और MNA भी रहे हैं, बड़ा नामवर, बड़े नाम, बहुत नामवर। अच्छा, ये जो मेजर जनरल मलिक सलीम साहब हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल, ये उनके भाई हैं। भाई हैं कि भतीजे हैं? नहीं, भाई हैं। मलिक नईम साहब और मलिक सलीम साहब आपस में भाई हैं, और इनके दोनों साहबान के वो मामू हैं। अब इनका यानी इतना करीबी रिश्ता है, और इस जो इनकी प्रॉपर्टी है, वैसे तो ये प्रॉपर्टी है तो लीज के ऊपर, ये इनके जो कारोबार है ना जी, कारोबार है ना, ग्रैंडफादर थे, उनको लीज पे मिली थी, उसके बाद फिर अब इनके पास है। तो अब जब ये इनका झगड़ा हुआ तो उसके बाद बाकायदा इन्होंने आके वज़ीर आला साहब से, मियां शहबाज शरीफ साहब से ये मिले,
उन्होंने एक इंतहाई दानादार ऑफिसर डीएजी अमरीश साहब हैं, उनको इस मामले के ऊपर जो है वो उन्होंने इंक्वायरी के ऊपर लगाया। उन्होंने इस सारे मामले की इंक्वायरी की और जो ये बातें आप कह रहे हैं ये उन्होंने बाकायदा इंक्वायरी में ये साबित की है। उन्होंने इस बात को इंडोर्स किया है कि वाकई 16 मई को, जी मेरे पास सारी रिपोर्ट हाँ, मौजूद है कि 16 मई को जो है ये मलक सलीम साहब ने जो वलायत इंडस्ट्री है उसके ऊपर उन्होंने जाके ज़बरदस्ती जो है उन्होंने जाके कब्ज़ा किया है। अब उसमें यह है कि वलायत इंडस्ट्री जो है उसमें ये भी शेयर होल्डर हैं, मलक सलीम साहब भी शेयर होल्डर हैं। और जो साहब यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं। एक ये कि वो शख्स रिटायर्ड आदमी है लेकिन अपने साथ एक बड़े ही काबिल एहतराम इदारे को ख़राब कर रहे हैं। जब वो लोगों को ये इंप्रेशन देते हैं कि मैं फौजी हूँ और मेरे पीछे साथ पता नहीं कौन कौन है और मैं देख लूंगा, कब्जा ये अभी कर लेते हैं जाके। मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि अभी इनको आधे घंटे में कब्जा कर सकते हैं। कल को जब हालात बिगड़ेंगे फिर क्या होगा? कानून, आपने इंसाफ भी तो दिलवाना है ना, चाहे रिश्तेदार है चाहे नहीं। देखिए इसमें यह है कि जो इसके ऊपर इंक्वायरी हुई है अमरीश साहब ने जो की है, उस इंक्वायरी का अगर आप तो कहें तो मैं ये साथ लाया हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। उसका जो लास्ट यानी जो उसका पैरा है उसमें उन्होंने यानी इनकी जो है इनकी वर्जन जो है उसको उन्होंने कहा है कि ये दुरुस्त है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि कीपिंग इन व्यू द अबव सिचुएशन एज वेल एज द फैमिली डिस्प्यूट देयर आर 2 ऑप्शंस अवेलेबल। One is to register case against Major General retired Malak Mohammad Salim, which may lead to a series of criminal cases against each other, and the ultimate consequences may be very dangerous. The other option is to make efforts to resolve the issue between 2 brothers and their nephews, जो ये हैं, through arbitration. आई वुड रिकमेंड सेकंड ऑप्शन। अब यानी एक ऑफिसर ने जिसने इंक्वायरी की है, जिसने ये सारी चीज़ें, और मेरा ख्याल इससे इंक्वायरी रिपोर्ट से इनको मुझे ये पता चली है कि वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब ने दोनों को बुलवाया, दूसरे फरीक आते ही नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं है। जब ये इंक्वायरी रिपोर्ट उनके पास आई तो उन्होंने ये मेरे ज़ुम्मे लगाई। उन्होंने कहा कि ये जो इंक्वायरी ऑफिसर है उसकी भी तमाम हालात को मालूम करने के बाद उसकी भी रिकमेंडेशन यही है कि इनकी आर्बिट्रेशन, इनका आपस में तस्वीया होना चाहिए, तो आप इस मसले को जो है ना इसको रिजॉल्व कराएं। और साथ उसने कहा कि आर्बिट्रेशन इन विच कमिश्नर एंड रीजनल पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी कैन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल हु मे बी असाइन टू दिस टास्क। तो अब इसमें हमारी कोशिश जो है इस वक्त तो यही है कि इन दोनों फ्रीकैन के, वो इनके मामू हैं, ये उनके भांजे हैं, हम इनमें सीरीज़ ऑफ क्रिमिनल केसेस को जो है ना उसको हम शुरू ना करवाएं, बल्कि इनको बैठा के जो है इस मामले को रिजॉल्व करें। इस मकसद के लिए मैंने वहाँ पे आरपीओ साहब से भी बात की, मेरे लिए कमिश्नर साहब से भी बात की। एक सेकंड, मेरे लिए ये मसला ही नहीं है, ना ये ना सलीम साहब, ठीक है। मेरे लिए वो 30 गरीब लोग मजदूर मसला है जिनको वहाँ पे मार पीट के उनको उठा के बाहर फेंका गया, उनको कौन इंसाफ दिलाएगा? देखिए अगर ये मामला जो है ये रिजॉल्व हो जाता है तो फिर तो इंसाफ सबके साथ ही हो जाएगा, और अगर ये नहीं होता तो फिर यकीनन नाइंसाफी। आप इसमें कितनी अब गारंटी देते हैं पब्लिक के सामने, अवाम के सामने, कि आप इसको अब रिजॉल्व करवा के छोड़ेंगे? देखिए जी, इसमें जो है ये हमारी पहली कोशिश, ये 2 ऑप्शन जो हैं, ये दोनों ऑप्शन में पहली कोशिश तो हमारी ये है कि आप डरते इसीलिए ना कि वो रिटायर्ड अफसर है? ना, इसलिए आपको डर लग रहा है? नहीं, मुझे तो आप ताल्लुकात भी अपने ठीक रखना चाहते हैं। मुझे तो हाजिर सर्विस से कोई डर नहीं लगता, तो सर आप अपना नहीं बिल्कुल। चौधरी निसार साहब देखिए मेरी बात सुने, बात ये है छुप के मिल लेते हैं उनको। नहीं, छुप के मिलना या आप सामने मिलना और बात है, लेकिन उनसे डर डर वाली कोई बात नहीं है। पिछले 8 साल आपको क्रिमिनल एक्ट हुआ है ना, क्रिमिनल एक्ट हुआ है, पर्चा काटे, और जिस आदमी ने, जिस इंक्वायरी ऑफिसर ने फोन लेना, क्रिमिनल एक्ट, सुन ले, कमरान साहब को फोन करें ना कि पर्चा कटवाए ना जरा, सुन ले, क्रिमिनल एक्ट जो है जिस ऑफिसर ने कहा है कि क्रिमिनल एक्ट हुआ है, उसी ने ये कहा है कि ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है। उसका काम ऑप्शन देना तो नहीं है, देखिए हमारा काम तो इंक्वायरी करना है। ठीक, उसने किया ना, लेकिन उसने ऑप्शन दिया है। उसमें ये है कि वो ऑन ग्राउंड गया, उसने सारी अच्छा, मैं इस अफसर का कायल हो गया हूं कि उसने बड़ी ईमानदारी से इंक्वायरी की है, लेकिन अब पंजाब हुकूमत भी मुझे कायल करे कि ईमानदार है, आप पर्चा काट दे। सुन ले, यानी इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन, हमारा मकसद यही है कि इनका आपस में झगड़ा ना बढ़े। फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अगर उसके ऊपर जो है वो कोई मामला हल नहीं होता तो फिर इस इंक्वायरी के रिजल्ट के मुताबिक जो है वो मुकदमा दर्ज होगा। और टाइम दे देना, कितना अरसा तो हो गया? टाइम मेरा ख्याल है कि इसमें
होपफुली आप मैं सितंबर यानी 15 सितंबर तक जो है, ये मेरा ख्याल है कि मुझे उम्मीद है, क्योंकि अब बात ही अगर मायूसी से शुरू करूँ तो वो अच्छा नहीं लगेगा। मुझे उम्मीद है कि इनका मामला जो है उसको बैठा के हम रिजॉल्व करने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे, और उसमें आपकी जो आज की इनपुट है इसका भी मेरा ख्याल है कोई थोड़ा बहुत जो है इसमें रोल होगा, कि शायद कि अगर उनकी बात समझ में पहले नहीं आई तो शायद आज आ जाए। और मेरा तो ख्याल ये है कि आपको चाहिए था कि आज उनको भी बैठाते यहाँ पे। हमने कोशिश की है जी उनको अप्रोच करने की, हमें भी उतने ही अवेलेबल थे जो जितना वो आपको अवेलेबल थे जब आपने उनको बुलवाया था। तो जब वो वजीर कानून के कहने पे नहीं आए तो मैं तो एक छोटा सा टॉक शो होस्ट नहीं, उसमें देखें वो आने को तैयार हैं, वो यानी उन्होंने राब्ता भी मुझसे किया है, लेकिन वो मुकमका हो गया जनाब, नहीं नहीं ना कोई मुकमका हो गया जनाब। अच्छा कोई मुकमका नहीं, लेकिन ये है कि वो आपस में को कन्फ्रंट करने को जो है ना वो कहते हैं कि जी हमारी इरादा सुन लें, इनकी इरादा सुने, लेकिन जब तक इनको इकट्ठा नहीं बैठाएंगे आपने निकाला है आके, आपने गरीब मजदूरों को मारा। ये तो चले उनके भाई हैं, भतीजे हैं, ये तो आपस में चलो बड़े बैठ के खानदान के ठीक करा देंगे। 29 मजदूरों को जिनको कुट पड़ी है उनका वाली वारस भी तो इसी हुकूमत को बनना है, मियां शहबाज शरीफ को बनना है। बिल्कुल बनेंगे, इस इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर अमल होगा इंशाल्लाह। राना सनाउल्लाह हमारे साथ हैं, दीगर अफराद भी हमारे साथ हैं। विल कम बैक टू आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और जब आप ब्रेक पे गए थे तो मलिक उमर असलम साहब जो थे ये मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा ऑन एयर ही बताइएगा वेरी क्विकली। आप तो MNA भी रह चुके हैं नून लीग के जी, अगर आपको इंसाफ नहीं मिल रहा तो आम शहरी को किस तरह मिलेगा? बिल्कुल यही बात है जी कि इस मुल्क में इंसाफ नहीं है, इसी वजह से ये हालात आज के पैदा हो रहे हैं। अभी कराची की आपने बात की है, लॉ एंड ऑर्डर क्यों क्लैप्स कर रहा है, वजह यह है कि पनिशमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। अब जैसे मेरा मसला है जी, इसमें रिपोर्ट आ गई, जिस तरह राना साहब ने फरमाया, चौधरी अमलेश साहब नहायत दानदार आदमी, उन्होंने इंक्वायरी की, और इंक्वायरी की रिपोर्ट जब CM सेक्रेटरिएट में पहुंची तो हम भी वहाँ पहुंच के CM साहब ने कहा कि आपके व्यू पॉइंट। एक मिनट का हमने जरा वक्फा लेना है। इस प्रोग्राम में पंजाब के किसी भी अफसर की दयानतदारी की तारीफ हो रही है या CM की, तो हमें वक्फा लेना पड़ेगा जल्दी से, क्योंकि किसी को यकीन नहीं आएगा कि यहाँ पे सारी दुनिया को यकीन है, सिर्फ आपको यकीन नहीं आ रहा। अच्छा जी, CM साहब ने एंडोर्स किया कि जी आपका जो व्यू पॉइंट है वही जो है DIG चौधरी अमलेश ने वही बताया है, और मैंने सेक्रेटरी टू CM डॉक्टर तोकीर को हिदायत कर दिया कि आपका मसला हल हो जाएगा। डॉक्टर तोकीर साहब को मिले तो उन्होंने कहा जी कि PMLQ की एक फॉरवर्ड ब्लॉक की मेंबर हैं, हमारे ओपोनेंट हैं जी मलिक ताहिर सरफराज, उनकी हमशीरा हैं जी फरहाना अफजल, वो उनकी सिफारशी हैं दूसरी साइड की। तो आप बजट पास होने दें, बजट के बाद आपका काम कर दें। देखिए सिफारशी होना कोई बुराई नहीं होती, सिफारशी तो हमारा माशरा एक ऐसा है कि मेरी भी ये सिफारिश करने चल पड़ेंगे, अगर मैं चाहे ऊंच नीच भी कुछ हो, ये हमारा एक माशरे का हिस्सा है। बात यह है कि इसका मतलब यह है कि पंजाब हुकूमत कम अज कम वो ये रिकग्नाइज तो कर रही है कि आपके साथ ज्यादती हुई है और उसका तदारक करने की कोशिश कर रही है। नहीं, लेकिन आर्बिट जो उन्होंने तदारक करने के लिए कोशिश की है उसमें एक 3 रुकनी कमेटी बना दी, जिसमें ख्वाजा हसाम, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा, लेकिन वो इस रिपोर्ट से पहले की बात है मेरा ख्याल। नहीं, रिपोर्ट के बाद कमेटी बनी, रिपोर्ट के बाद कमेटी बनी, और कमेटी ने क्या किया जी, पूरा महीना जाया किया। वो लोग इनके पास आते नहीं थे, कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना, हमें भी ऐसे चक्कर लगवाते रहे, कोई मसला नहीं हुआ। पता है क्या है कि आप उसके ऊपर क्रिमिनल एक्ट के तहत पर्चा कटाते हुए कतरा रहे हैं क्योंकि उनके नाम के साथ रिटायर्ड लगता है। नहीं, उसमें यह है कि ये इस रिपोर्ट में ही लिखा है, जो रिपोर्ट ये कहती है कि उनके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा दर्ज करवाया जाए ऑप्शन नंबर 1 के तौर पे, उसी में ऑप्शन नंबर 2 है कि इनका मामला सुलझाया जाए। और साथ ये भी है जो यानी इंक्वायरी ऑफिसर है जिसको ये कह रहे हैं कि वो दयानतदार है, उसने इंक्वायरी सही की है, वो ये कहता है कि मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इनकी आर्बिट्रेशन करवाएं, इसमें RPO को मुलव्वस करें, इसके कमिश्नर को मुलव्वस करें, और इस मामले को जो है वो रिजॉल्व करवाएं। इस पर जी RPO और पिंडी और उसको कमिश्नर को खाली हदायत करनी थी कि मेरिट के मुताबिक आप एक्शन करें, ये उसने रिकमेंड किया है। तो इन्होंने तो एक वो पॉलिटिकल कमेटी बना दी। पटवारी का फैसला आपके हक में, SHO का फैसला आपके हक में, SCCP का फैसला आपके हक में, देर कहाँ पे हो रही है? ये मुबशर साहब, मैं इसमें एक ऐड करना चाहूँगा। ये इन्होंने राना साहब ने आखिरी पे सिर्फ पैराग्राफ पढ़ा है, लेकिन ऊपर के अगर 9 पॉइंट आप पढ़ें तो उस DIG आमलेश साहब ने जो लिखे हैं तो उसमें साफ वो मुजरिम साबित होते हैं। जनरल सलीम, अगर वो आप पढ़ें तो वो आम भी थे, मुसल्ला भी थे, उन्होंने फायरिंग भी की, पुलिस भी उनके साथ इन्वॉल्व थी जी, पुलिस के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अलमारियां तोड़ी गई, वहाँ जर्दोकोब किया, ये सब कुछ उन्होंने लिखा है। अगर ये वो भी पढ़ें तो मुझे सिर्फ एक सवाल है इनसे कि ये कोई विरासती जायदाद
बुनियाद नहीं है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसमें सारा ब्लैक एंड व्हाइट में है। तो ये राना साहब को 15 सितंबर तक टाइम क्यों चाहिए जी? इस पे तो एक्शन अभी होना चाहिए आधे घंटे के अंदर। इसमें मैं एक बात लेकिन ये तो जी फौरन एक्शन वाला काम है। हम 3.5 महीने से एक बात मैं बताऊं, हम 2 साल से डील कर रहे हैं। ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी जो है ये अवाम की है, बेशक ये इसमें कोई सरकार शक की है। नहीं, ये 700 तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं कब्जा कर लूं। के ऊपर है इनके पास। नहीं, मैं कब्जा तो नहीं करने की तो मेरा तो ख्याल है कि ये वापस ही मैं वैसे राना साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे प्रोग्राम में कि 2.5-3 साल से जो भी उन्होंने आके कमिट किया उन्होंने पूरा किया अभी तक। तो 15 सितंबर भी आ जाएगा इंशाल्लाह। 2011 का कह रहे हैं, 2013 का नहीं कह रहे जी। लेकिन वो हम 3.5 महीने से जी इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ आपने फरमाया ना जी 30 मुलाजमों को तो मार पीट के निकाला गया। इसमें 300-400 लेबर वाले भी हैं जिन्हें हम पास से अभी तक तनख्वाहें दे रहे हैं जी, और इन्होंने हमारा वहाँ पे लाखों रुपए का सामान वो भी तो बेच जब एक दिया दफा जी। आपके हक में फैसला हो जाता है फिर आप उन पे एक और लॉ सूट कर सकते हैं कि जी आप ये डैमेजेस भी दें। वो तो एक डिफरेंट कैटेगरी। मेरा ख्याल है जो मुझे समझ आ रहा है कि वो जो वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर, कि क्योंकि एक ही फैमिली के 2-2, 3-3 अफराद शामिल हैं, तो वो नहीं चाहते कि फैमिलियां बदनाम हो एक डिस्प्यूट में। क्यों जी? यही है। इसमें एक और मामला भी है कि मलिक नईम साहब जो हैं वो बीमार हैं, इंतहाई बीमार वो है। तकरीबन पिछले यानी 7-8 साल से 10 साल से बेड के ऊपर हैं। उनका जो हिस्सा है वो सारा इन्होंने अपने नाम नहीं, मलिक नईम साहब ने अखबारात में इश्तिहारात भी बड़े दिए हुए, लेकिन बात नहीं अपनी बीमारी से पहले के दिए हुए, उन्होंने इनको अडॉप्ट किया हुआ है और आपके मुरव्वजा कानून के मुताबिक हुआ है। लेकिन बात ये है ना कि अब इसमें जो इनका फैमिली डिस्प्यूट बनता है आखिर यानी इनका जो उनके साथ यानी आपस में मामू हैं, भांजे हैं, भतीजे हैं, भाई है, तो हमें यानी थोड़ा सा यानी ठीक है इनको अपना ग्रीवेंस अपनी जगह पे, लेकिन हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि अगर दोनों के ऊपर कोई सेंस प्रीवेल करे और ये मामले को सुलझाए। जी, राना साहब आपस में जो है यानी बहुत अगर ये अल्टीमेट एंड तक पहुंचेंगे तो सारा कुछ इधर ही रह जाएगा। राना साहब के पास ही ऑलरेडी सीएम साहब ने ये ड्यूटी लगाई थी कि जी आप भी रिजॉल्व कर दें। इन्होंने बल्कि खुद सीएम साहब से ये सवाल किया कि अगर वो दूसरी पार्टी हटदर्मी पे रहे तो फिर मेरे मतलब क्या हुक्म है, क्या मैं इस इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक चलूं? तो सीएम साहब ने कहा ठीक है आप उसके मुताबिक चलें। फिर इन्होंने दूसरी पार्टी को बुलाया, जनरल रिटायर्ड सलीम साहब को, लेकिन वो वहाँ नहीं आए। और जब नहीं आए तो फिर इनके पास दोबारा हम आए तो उन्होंने कहा कि जो सीएम साहब ने कहा कि दोनों क्योंकि एक ही घर के बंदे हैं तो ये अब जो मसला है ये आप आपस में वैसे बाय द वे सलीम साहब आपको रब्ता करने की हमने भी कोशिश की, नहीं हो सका। आपके पास ये फोरम है, अगर आप भी आना चाहें यहाँ पे तो प्लीज़ बिस्मिल्लाह, ये वन साइडेड नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल ये जितनी सारी रिपोर्ट्स हैं ये आपके खिलाफ हैं और बेहतर होगा कि इसको एमिकेबली हल कर लें। इसमें सर मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये जो कह रहे हैं कि वो मलिक नईम के भाई हैं, उन्होंने पिछले 15 साल से कभी मलिक नईम साहब को पूछने भी नहीं आए। नहीं, एक मिनट, ये पूरी फाइल ये गलत बात है जी। ये पर्सनल मसला है, ये इस पे ना पड़े जी। ये पर्सनल से आपसे कोई ताल्लुक नहीं, इस प्रोग्राम से उसका कोई ताल्लुक जी। ये पूरी ये फाइलें हैं जो वो मैंने केसेस करते कह रहे दिया हैं ना, उन पे वो जी। बहुत तो मान रहे हैं। हाँ जी, इससे एक मिनट इससे वो डिसएग्री नहीं करें प्लीज, आप इसको पर्सनल ना करें। ये प्रोग्राम जो है ना पर्सनल नहीं हो सकता। ये तो एक हमने एक टेस्ट केस इसलिए लिया है ताकि लॉ मिनिस्टर से हम पूछें कि अगर एक मुस्लिम लीग के आला ओहदेदार को इंसाफ नहीं मिल रहा तो पंजाब के बाकी लोगों को एक ऐसे इंसाफ दिलवाएं। नहीं, इंशाल्लाह इनको भी इंसाफ मिलेगा, इंशाल्लाह इनको इंसाफ यानी अव्वल कोशिश तो ये है कि ये मामला रिजॉल्व भी हो जाए। इनका फैमिली डिस्प्यूट है, लेकिन अगर ये रिजॉल्व नहीं होता, कोई इसकी सालसी या इनका कोई समझौता नहीं होता, तो बिल्कुल जो रूल ऑफ लॉ और कानून के तकाजे वो पूरे किए जाएंगे इंशाल्लाह। जब हम ब्रेक से आएंगे तो मोहम्मद सोहेल जावेद हमारे साथ हैं। कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले इनको और इनके घर वालों को, अहले खाना को इंतहाई तशद्दुद का निशाना बनाया गया और बाद में उनको हिरासा किया जा रहा है। इतना हिरासा किया जा रहा है कि अपना घर छोड़ चुके हैं और अब ये शहर छोड़ के जा रहे हैं। क्या हुआ, कौन जिम्मेदार है? एक ब्रेक के बाद, ठीक है ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे राना सनाउल्लाह की और उनके साथ बैठे उन्हीं की पार्टी के साबिक एमएनए और उनके भाई, उनके साथ जो हुआ वो हुआ। लेकिन मेरे साथ एक मेहमान बैठे हैं, मोहम्मद सोहेल जावेद। मोहम्मद सोहेल जावेद और इनके अहले खाना को इतना हिरासा किया गया, इतना मारा पीटा गया कि ना सिर्फ ये घर छोड़ दिया इन्होंने, बल्कि कल के बाद ये लाहौर शहर भी छोड़ के जा रहे हैं। सोहेल, आपके साथ क्या हुआ? I'm sure आपने शायद अखबार पढ़ा होगा। मेरी वाइफ गाड़ी ड्राइव कर रही थी और कुछ लड़के आए, उन्होंने बाइक हिट की और हिट करने के बाद अंडर एज बच्चे थे, बगैर लाइसेंस के, बदतमीज़ी की और बदतमीज़ी करने के बाद मेरे बेटे को मारा। और आपके बेटे की उम्र क्या है? 15 साल। और ये काफ़ी सारे लोग थे और अस्करी 10 के अंदर ये सिलसिला हुआ सारा।
आई वाज होपिंग अस्करी 10 तो एक गेटेड कम्युनिटी है, जी, गेटेड कंपाउंड है, गेटेड कंपाउंड है, वहाँ आर्मी का। सिक्योरिटी वगैरह भी है। जी बिल्कुल है, सिक्योरिटी देख रही थी, जो भी हो रहा था वो सिर्फ देख रहे थे। उसके बाद आई वाज होपिंग कि ये एडमिनिस्ट्रेशन जाएगा ये सिलसिला और इसको जो है सॉर्ट किया जाएगा और कोई अपॉलॉजी होगी या कोई बात होगी और उससे ख़त्म हो जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। सुबह बुलाया गया हमें दफ्तर, मुझे मेरी वाइफ को, कि आपसे जो एडमिन के मेजर साहब हैं वो मिलना चाहते हैं। और हम लोग वहाँ गए हैं, तो ये जिनकी औलाद थी, कर्नल नदीम उनका नाम है, रिटायर्ड आदमी, रिटायर्ड, बाद में पता लगा कि रिटायर्ड हैं वो, उनके एक्शन से लगता था कि वो सर्विंग है और उनके लोग थे कोई साथ में। सर्विंग आदमी इस तरह की गलत हरकत नहीं करता, मैं भी जानता हूँ। That's exactly what I was expecting, because बचपन से वालिद के और मैं मिलता आ रहा हूँ आर्मी वालों से, काम कर चुका हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई एक बड़े मोतबर बड़े से तहजीब वाले आएंगे लोग, साहब हाँ। और बोलेंगे कि देखें बच्चों से गलती हो गई। ये साहब ऑफिस से बाहर आए हैं और इन्होंने कहा तुम हो सुहेल, तो मैंने कहा आप कर्नल नदीम साहब हैं। नेक्स्ट थिंग आई नो आई वाज पंच्ड ऑन द टेम्पल, और मारना शुरू कर दिया उन्होंने। और मारना सिर्फ मुझे नहीं शुरू कर दिया, मेरी बीवी को भी मारना शुरू कर दिया, उसके बालों से खींच के गिरा दिया गया, लातें मारनी शुरू कर दी, गालियां देनी शुरू कर दी अपने बच्चों के सामने। और अपने बच्चों को बताया जा रहा था कि इन्होंने जो है, इनकी गाड़ी लगी थी, इन्होंने डांटा था, इन्होंने ये किया था, ये देखो मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ। बच्चे देख रहे हैं और बच्चे भी गालियाँ दे रहे हैं बाय द वे पेरेंट्स के साथ। और ये बात यहाँ तक खिंच के ख़त्म नहीं होती। वो मारने के बाद जब हम एडमिन इंचार्ज जो हैं उनके दफ्तर में जाते हैं कि आपने बुलाया था, आप कहाँ थे? मैंने कहा कि देखें जी, बड़ा आपके साथ कुछ अजीब हुआ है, आप पुलिस के पास चले जाएं, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा आप यहाँ के इंचार्ज हैं, मैं तो आपसे मिलने आया था, मैं ये मार खाने तो आया नहीं था। मैंने कहा कि देखिए मैं तो कर्नल साहब का तो कुछ नहीं कर सकता, तो आप थाने जाइए। और जब तक मैं घर पहुँचता हूँ अपने बच्चों को लेके, ये सोचते हुए कि चलो मैं इनको कहीं ड्रॉप करता हूँ या कुछ करता हूँ, मुझे थाने से फ़ोन आया था कि आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन है, आपने कर्नल नदीम के बेटे को मारा है और इतना मारा है कि वो बिल्कुल बेहाल हो चुका है। और ये कॉमन सेंस यूज़ किए बगैर कि अगर एक लड़का मोटरसाइकिल को मारेगा, जब वो गिरेगा तो उसे क्या चोटें लगेंगी। उनके वालिद ने इस लेवल की बदतमीज़ी की है और अपनी तरफ से पुलिस रिपोर्ट कराने की कोशिश की, हर चीज़ कोशिश की उन्होंने। और आज तक जबकि FIR उनके ख़िलाफ़ कट चुकी है, जो भी प्रोसेस है वो जैसा भी चल रहा है, थोड़ा बहुत सही है, बहुत स्लो है। बेल्स उन्होंने करा ली। वियर्ड कॉल्स, वियर्ड लोग घर पे आना, आप ज़रा नीचे आएँ, ज़रा बात करनी है, ये सोहेल साहब का घर है, अच्छा कौन बोल रहा है? उनकी बेटी बोल रही है, फ़ोन बंद कर दिया। एक वियर्ड सिलसिला, यहाँ तक कि बच्चों के स्कूल तक पहुँच चुके हैं। आज मुझे पता लगा कि बच्चों के स्कूल तक पहुँच चुके हैं कि जी बहुत डेंजरस लोग हैं और बहुत ख़तरनाक लोग हैं और ये है वो। और मुझे इनडायरेक्टली मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि देखें ये इस तरह के लोग होते हैं कि ये पसंद नहीं करते क्वेश्चन होना, सो आई सजेस्ट कि आप खामोश रहें, आप इस तरह बात न करें। और हम एक ऐसी फैमिली जो कि मैं आई होप आप जानते हैं कि मैं म्यूज़िक वीडियोज़ और इश्तिहार वगैरह बनाता हूँ, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इनफैक्ट ये FIR शायद मेरी ज़िंदगी की पहली FIR किसी के ख़िलाफ़ मैंने कटवाई होगी। जिस तरह के एटीट्यूड अपनाया जा रहा है, जिस तरह के इल्ज़ामात और जिस तरह की थ्रेट और जो बिहेवियर अपनाया जा रहा है डेंजरस किस्म का। आई हैव अ डॉटर, आई हैव अ वाइफ, आई हैव अ सन, आई डोंट थिंक वी कैन अफोर्ड ऑल ऑफ दिस। और एक इंस्टीट्यूशन को वो बदनाम कर रहे हैं, उसके आगे खड़े होके उसका वो कर रहे हैं। आई डोंट नो कि इस तरह के साथ कैसे रह सकते। आप वज़ीर कानून हैं, दिन दहाड़े। देखिए ये मेरी इंतहाई अफसोसनाक है जो सुहेल साहब ने ये बात की है। मुझे थोड़ा सा याद पड़ता है कि मैं इस्लामाबाद गया था, तो वहाँ पे उमर चीमा साहब जो दी न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, तो उन्होंने शायद मेरे से बात की थी और इस किस्म का कोई मिलता जुलता वाक़या था। नहीं, उमर चीमा ने ही शायद पहली रिपोर्ट लिखी थी इस पे। हाँ, उन्होंने मेरे से उसके बाद बात और की। लोगों ने भी लिखा है, लेकिन आई थिंक ब्रेक स्टोरी तो उन्होंने की है। तो उस वक्त फिर उनसे जब मेरी बात हुई तो मैंने ख़ुद इस चीज़ को मैनेज करके, मैंने जो मुतल्लिका SHO से और उस डिवीज़न के जो SP, मैंने उनसे रब्ता करके, इनकी FIR उस वक्त तक लॉन्च नहीं हुई थी, इनकी FIR लॉन्च करवाई और उनको कहा कि भी इसको अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करें और उनको जो है वो रिलीफ दें जिनके साथ ये ज़्यादती हुई है। लेकिन उसके बाद फिर आज मैं इस बात को जो है वो सुन रहा हूँ, तो बहरहाल ये इंतहाई इतना हिरासा किया जा रहा है कि ये घर छोड़ चुके हैं। कल आपका आखिरी दिन है यहाँ पे। मैं समझता हूँ कि बहरहाल यानी फ़ैसला तो इनका अपना है, लेकिन अगर इस सिलसिले में अगर ये अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करें तो कोई ऐसा मामला नहीं है कि कर्नल नदीम साहब, लेकिन कर्नल नदीम साहब जो हैं वो बिल्कुल इतने यानी वो यानी हो जाएं कि वो बिल्कुल वहाँ पे किसी को जो है वो सांस ना लेने दें या रहने ना दें।
तो इसका जो है वो उन्होंने तो जो किया हाँ। जो वो इरफान साहब हैं जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के जो उन्होंने किया उसके बाद देखिए ना, उसके मुतालिक अब बात ये है कि अस्करी 10 जो है वहाँ पे यानी प्रॉपर्टी की कीमत जो है, मेरा ख्याल है एक घर जो है वो कम से कम 10-15 लाख, तो लोग इस चीज़ के ऊपर जो है वो ज़्यादा देते हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी है, वहाँ पे जो है वो यानी गेटेड जो है वो कम्युनिटी है सारी, और हर चीज़ का ख्याल इंटरप्ट करना तो चाहूँगा। बात यह है कि अगर वहाँ पे ये सूरत हाल वहाँ है, बिल्कुल है, मगर जब इन बच्चों को क्वेश्चन किया गया और इनसे मैंने पूछा तो ये मुझे पहले अपना नाम बताने से पहले मुझे बता रहे थे कि मैं फलाने कर्नल का बेटा हूँ, मैं फलाने सेशन जज का बेटा हूँ, मैं फलाने ब्रिगेडियर का बेटा हूँ, और आप वार्डन ना बने, आप मुझे कानून ना सिखाएं, यहाँ कोई लॉ नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि बगैर लाइसेंस के वेपन रख लूं बेटा घर में? कह लेंगे रख लें, जो दिल चाहता है रख लें, यहाँ कोई लॉ नहीं है, हमारा लॉ चलता है। ये उनकी अपब्रिंगिंग तो अगर अस्करी 10 में अगर ये हालात हैं तो मैं सोचता फिर तो वो यानी वो रहने के काबिल कानूनी नहीं है। और हालांकि हम तो ये समझते हैं कि शायद वहाँ पे क्योंकि उनकी अपनी एक इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम है, तो वहाँ पे तो लोग बड़े खुशहाल और बड़े हिफाजत से रह रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब आपका, मलिक उमर असलम साहब आपका, हसन मलिक साहब आपका, मोहम्मद सोहेल जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलते चलते सिर्फ एक ही बात कहूँगा और मैं एक नतीजे पर पहुँचाऊँ कि ये दो केसेस ऐसे हैं कि जो हमारे माशरे की एक भरपूर अक्कासी करते हैं। और जो राना सनाउल्लाह ने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, इंतहाई एहतराम के साथ मैं इनसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, बहुत ही एहतराम के साथ। और वह इसलिए कि कराची में भी हम यही देख रहे हैं कि आए दिन लोग कत्ल हो रहे हैं, बेगुनाह लोग कत्ल हो रहे हैं, और हुकूमती मौक़िफ़ यह है कि अफ़ाम व तफ़हीम से डायलॉग के साथ हम इसके जड़ पे पहुँचें, क्योंकि शायद हमें दोबारा से ये वाक़यात करने पड़े या इसको देखना पड़े। जिस दिन मुजरिमों को, जिनकी निशानदेही हो जाती है कि वो मुजरिम हैं और वो गलत हैं, और उनकी पुष्पनाई ख़त्म हो जाए बहैसियत एक सोसाइटी के, बहैसियत एक माशरे के, और जिस दिन वो कैफरे किरदार को पहुँच जाएँ, उस दिन आइंदा कोई जुर्म करने की हिम्मत नहीं करेगा इस मुल्क में। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफ़िज़।